मतलब रेडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ी थी और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद बैक टाइट्रेशंस। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो बैक टाइट्रेशंस। ये हमारे थर्ड टाइप की टाइट्रेशंस हैं। देखो बैक टाइट्रेशन को स्पेसिफिक टाइट्रेशन नहीं है, आप पहले ही कुछ क्वेश्चंस कर चुके हो जो बैक टाइट्रेशन के हैं। बैक टाइट्रेशन बहुत आसान होती है। इसमें होता क्या है, दो सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। आप इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे। लेकिन होगा क्या, क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन जो आपने लिया है वो हमेशा किस में होगा, एक्सेस में। तो मान लेता हूं ये सॉल्यूशन 2 एक्सेस में है। अब सॉल्यूशन 2 का कुछ अमाउंट सॉल्यूशन 1 से रिएक्ट करेगा और जो एक्सेस अमाउंट होगा वो बच जाएगा। इस एक्सेस अमाउंट को पता करने के लिए हम इस सॉल्यूशन 2 को वापस से टाइट्रेट करते हैं। यानी हम बोलते हैं कि हमने इसे क्या किया है, बैक टाइट्रेट किया। एक बार तो हमने इसे यहां टाइट्रेट कर लिया अगेंस्ट सॉल्यूशन 1। जो भी इसका एक्सेस अमाउंट बच गया उसे हम एक बार और टाइट्रेट करते हैं विद अ नोन सॉल्यूशन, जिसे हम सॉल्यूशन 3 कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन 3 और एक्सेस सॉल्यूशन 2 को आप वापस से क्या करते हो, टाइट्रेट करते हो। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बैक टाइट्रेशन। इसको क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड तरीका है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 लिया है, तो अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, सेम। तो यहां से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन 2 टेकन, वो हम क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। जो भी ये सॉल्यूशन 2 बच गया होगा, आपने उसे किसके अगेंस्ट टाइट्रेट किया है, सॉल्यूशन 3 के। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन 2 लेफ्ट। आ जाएंगे। इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन टेकन पता है, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन 2 लेफ्ट पता है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैं क्या निकाल सकता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन 2 यूज्ड। वो कितने होंगे, इक्विवेलेंट्स टेकन माइनस लेफ्ट। ये जो यूज्ड इक्विवेलेंट्स है वो किससे रिएक्ट करेंगे, सॉल्यूशन 1 से। तो इनको आप सॉल्यूशन 1 के इक्वेट कर दो और आप जो भी गिवन वैल्यू है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है, वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं बैक टाइट्रेशन के ऊपर, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस थे जो आपने किए थे बैक टाइट्रेशन पे और इस पे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, राइट 1.13 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, 1.13 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट were treated with 50 ml of a normal NaOH solution, with 50 ml of a normal NaOH solution and boiled till no more ammonia was given off, Further लिखो, the excess of alkali left over was titrated with 30 ml of normal H2SO4 solution. Was titrated with 30 ml of normal H2SO4 solution. Calculate the percentage of NH3. Calculate the percentage of NH3 in the salt. Calculate the percentage of NH3 in the salt. तो देखो क्वेश्चन में आपने लिया है अमोनियम सल्फेट, सल्फेट है सल्फाइड है, सल्फेट, दैट इज NH4 होल ट्वाइस SO4। इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई, NaOH से। तो ये क्या बना रहा है, NH3। पहली चीज, क्वेश्चन खुद कह रहा है NaOH किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में। तो पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH टेकन। कितना यूज किया है, 50 ml ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी कितनी है, 1। तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लो NaOH के,
50 into 1, that is 50 milliequivalents of NaOH were taken. Milliequivalents of NaOH left, जो बचा हुआ NaOH था आपने उसको किसके साथ ट्रीट करवाया है? H2SO4 के साथ. सो milliequivalents of H2SO4, जितना भी NaOH बच गया है उसके इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होंगे? milliequivalents of H2SO4 के. तो milliequivalents of H2SO4 कितने आएंगे? 30 ml यूज किया है, नॉर्मेलिटी है 1, तो 30. तो NaOH लिया कितना था? 50. NaOH बच कितना गया? 30. तो milliequivalents of NaOH used कितने हो जाएंगे? 20. अगर ये अमोनिया इस NaOH से बन रही है तो milliequivalents of NaOH used should be equal to milliequivalents of this ammonia. बोलो होना चाहिए, निकाल सकते हैं. तो milliequivalents of NaOH तो हो गए 20. अगर अमोनिया का मास मान लूं X, तो इसके milliequivalents कितने आ जाएंगे? देखो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? यहां पे नाइट्रोजन कौन से स्टेट में है? -1. यहां पर भी -3, और यहां भी कौन से स्टेट में है? -3. तो इसका एन फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, यानी इसके लिए हम एन फैक्टर कितना लेकर चलेंगे? 1. तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसके इक्विवेलेंट मास के बराबर. लेकिन ये क्या है? मिली इक्विवेलेंट्स, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट्स में. तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 340/1000, दैट इज 0.34 ग्राम आएगा. तो यहां से मेरे पास अमोनिया का मास आ गया. अमोनिया का मास आ गया तो क्या मैं सैंपल में परसेंटेज निकाल सकता हूं? परसेंटेज ऑफ अमोनिया कितनी हो जाएगी? मास ऑफ अमोनिया अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100. तो देख लो कितना आता है. मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 30% के आसपास आना चाहिए. बाकी आप लोग चेक कर लेना. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था बैक टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड. मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं, लेकिन ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, मैं उन्हें सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बैक टाइट्रेशन के हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं. एक ये और 3 हमने लास्ट क्लास किए थे, तो आप ढूंढ कर उनको देख सकते हो. एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, लिखो. राइट, some amount of NH4Cl, ammonium chloride, some amount of ammonium chloride was boiled with 50 ml of 0.75 normal NaOH solution. फुल स्टॉप. आगे लिखो. आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन 10 ml of 0.75 normal H2SO4, 10 ml of 0.75 normal H2SO4 solution was required for the neutralization of remaining NaOH. Calculate the amount of NH4Cl taken. Calculate the amount of NH4Cl taken and the answer is 1.6 gram. ये आपको सॉल्व करना है खुद से. समझ में आता है ये? चलो नेक्स्ट जो हमारी 4th टाइप की टाइट्रेशन है उसके बारे में बात करते हैं. दैट इज नोन एज डबल टाइट्रेशन. देखो डबल टाइट्रेशन में क्या होता है, हम एक साथ 2 सॉल्ट्स की टाइट्रेशन करते हैं, एक के बाद एक, या फिर हम एक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट की क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं. तो उस तरह की टाइट्रेशन को क्या बोलते हैं? डबल टाइट्रेशन. ये बड़ी स्पेसिफिक है, ठीक है, और एक ही टाइप के मिक्सचर के लिए यूज होती है.
बेसिकली हम 3 सब्सटेंस लेते हैं, एक NaOH, एक NaHCO3 और एक Na2CO3। इन तीनों तरह के मिक्सचर के लिए आपके पास डबल टाइट्रेशन यूज होती है। तो देखो यहां पर इंडिकेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। हम यहां पर 2 इंडिकेटर यूज करते हैं, एक फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन की वर्किंग रेंज क्या होती है? 8.3 टू 10.4। और दूसरा हम लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो इसका ऐसा करो, यहां लिख लो फिनोफ्थिलीन, जिसकी रेंज कितनी है? 8.3 टू 10.4 अराउंड। और दूसरा जो इंडिकेटर है वो है आपका मिथाइल ऑरेंज, MEOH, जिनको हम आईने की क्लियर में पढ़ चुके हैं। और इसकी रेंज होती है 3.1 टू 4.4 के आसपास। ये इन दोनों इंडिकेटर्स की रेंज है। ये रेंज का यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली रिएक्शंस क्या क्या होती है और क्या हम कंसिडरेशंस यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं जो हम आयनिक क्लियर में पहले ही पढ़ चुके हैं। आओ पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर इस चार्ट को देख लेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा चार्ट है। देखो Na2CO3, Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है, मानते हो? अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से करवाऊं तो ये क्या बनाएगा? विल फॉर्म NaHCO3। और फिर NaHCO3 की रिएक्शन अगर मैं वापस से HCl से करवाऊं तो ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बोलो बनाएगा। तो ये 2 तरह से रिएक्शन शो करता है। अगर ये एक बेसिक सॉल्ट है तो मीडियम कैसा होना चाहिए आपके पास उसकी रिएक्ट करने के लिए? एसिडिक। अगर मीडियम एसिडिक है तो ये पूरा पूरा रिएक्ट करेगा, अगर नहीं है तो ये पूरा पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो अगर सपोज मैंने यहां पे फिनोफ्थिलीन यूज किया, तो अगर फिनोफ्थिलीन यूज कर रहा हूं तो सोल्यूशन की पीएच कितनी होगी? 8.3 से 10.4 होगी, क्योंकि फिनोफ्थिलीन कौन सी रेंज में लाए, कौन सी वर्किंग रेंज है फिनोफ्थिलीन की? 8.3 टू 10.4। कहने का मतलब है अगर आप फिनोफ्थिलीन यूज कर रहे हो तो सोल्यूशन की पीएच कितनी होगी? 8.3 से 10.4। क्या ये पीएच एसिडिक रेंज में है? ये तो कौन से रेंज में है? बेसिक रेंज में। इसका मतलब ये Na2CO3 100% रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या होगा? सिर्फ इतनी सी रिएक्शन शो करेगा और क्या बनाकर रह जाएगा? NaHCO3। जबकि NaHCO3 एक वीक बेस है, वो तो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होगा तो ये रिएक्ट करेगा, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब फिनोफ्थिलीन की प्रेजेंस में NaHCO3 तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, जबकि Na2CO3 कितना न्यूट्रलाइज हो जाएगा? हाफ, दैट इज 50%। बोलो समझ में आता है? अगर मैं इसकी जगह मिथाइल ऑरेंज यूज करूं तो मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज कितनी है? 3.1 टू 4.4 एसिडिक रेंज है। मतलब अगर मैं मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहा हूं तो सॉल्यूशन की पीएच कितनी है? 3.1 टू 4.4, यानी सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक। अगर एसिडिक है तो बेसिक सॉल्ट क्या करेगा? आसानी से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब Na2CO3 भी क्या शो करेगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और NaHCO3 भी क्या करेगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बोलो समझ में आता है? तो इंडिकेटर की प्रेजेंस से क्या होता है आपके पास? इनकी रिएक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। NaOH की रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो चाहे फिनोफ्थिलीन यूज करो चाहे मिथाइल ऑरेंज यूज करो, दोनों ही केस में वो पूरा पूरा रिएक्ट। तो ये आपको समझ में आता है? इसके बेसिस पर हम हमारी टेबल फॉर्म कर रहे हैं। आओ टेबल से मिलते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कौन कितना कितना रिएक्ट करेगा। फिनोफ्थिलीन की प्रेजेंस में NaOH कितना यूज कर रहा है? ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो 100% रिएक्ट करेगा, चाहे फिनोफ्थिलीन ले लो चाहे आप मिथाइल ऑरेंज ले लो। NaHCO3 फिनोफ्थिलीन की प्रेजेंस में रिएक्ट
नहीं करेगा, जबकि यहां पर क्या होगा, ये 100% रिएक्ट करेगा। फिनोल्फ्थालीन के प्रेजेंस में Na2CO3 सिर्फ कितना रिएक्ट करेगा, 50%, जबकि Na2CO3 मिथाइलिन के प्रेजेंस में क्या करेगा, 100% रिएक्ट। तो ये आपके पास इनकी रिएक्शन की कन्वर्जन रेट्स हैं, मतलब बेसिकली कौन कितना कितना परसेंट रिएक्ट करेगा। ये आपको याद होना जरूरी है। कैसे याद करोगे ये मैंने आपको समझा दिया है, तो रटना आपको नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप रटना चाहो तो बड़े आसानी से रट सकते हो। सिर्फ एक है जो 50% शो कर रहा है, बाकी सब 100% शो करेंगे, ठीक है। और एक NaCO3 है जो फिनोल्फ्थालीन के प्रेजेंस में रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो रटना नहीं है। ये ट्रिक बताइए, बहुत आसान है। बेसिक मीडियम में बेसिक सॉल्ट कभी भी पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है, बट स्टिल ये सिर्फ 50% ही रिएक्ट कर पाएगा, NaCO3 में कन्वर्ट होगा, जबकि NaCO3 तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मीडियम कैसा है, बेसिक। यहाँ एसिडिक मीडियम है तो सबके सब आसानी से रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आता है? दैट मीन्स यहां पर जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो बेस्ड होंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर की प्रेजेंस पूरे क्वेश्चन की काया पलट सकती है। तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उनके साथ डील करते हैं। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, राइट। 25 ml of a mixture of 25 ml of a mixture of NaOH, 25 ml of a mixture of NaOH and Na2CO3। आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है किस किस का, NaOH प्लस Na2CO3। when titrated with n by 10 HCl using phenolphthalein indicator required 25 ml HCl, required 25 ml HCl। आगे लिखो, the same volume of mixture when titrated with n by 10 HCl using n by 10 HCl using titrated with n by 10 HCl using methyl orange required 30 ml of HCl, required 30 ml of HCl। calculate the amount of Na2CO3 and NaOH, calculate the amount of Na2CO3 and NaOH in 1 liter of the mixture, in 1 liter of the mixture। देखो, सबसे पहले आपने क्या यूज किया है, फिनोल्फ्थालीन, इसको हम HPH लिखते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ HPH की बात कर रहा हूं। HPH की प्रेजेंस में आपके पास NaOH भी है और Na2CO3 भी है, और जो भी HCl आपने ऐड किया है वो इन दोनों से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब दोनों के इक्विवेलेंट्स का सम HCl के इक्विवेलेंट्स के बराबर होगा। लेकिन जैसा कि हमारी टेबल में हमने देखा था, फिनोल्फ्थालीन की प्रेजेंस में Na2CO3 सिर्फ कितना रिएक्ट करेगा, 50%। मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस हाफ equivalents of Na2CO3 should be equal to equivalents of HCl used। चाहे equivalents ले लो चाहे मिली equivalents ले लो। समझ में आता है? एक इक्वेशन मेरे पास यहां से बना, क्योंकि मेरे पास ना तो NaOH के इक्विवेलेंट्स है ना ही Na2CO3 के इक्विवेलेंट है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लूंगा। लेकिन मुझे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl पता है, तो सब जगह मिली लगा दो। यहां भी मिली इक्विवेलेंट्स, यहां पे भी मिली इक्विवेलेंट्स। HCl का वॉल्यूम कितना यूज किया है हमने,
25 ml ऑफ n/10 HCl यानी 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। तो एक इक्वेशन क्या बनी, NaOH की मिली इक्विवेलेंट्स को मान रहा हूं A और Na2CO3 के इक्विवेलेंट्स को मान रहा हूं B। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा A प्लस B/2 शुड बी इक्वल टू 2.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने वापस से यही सोल्यूशन लिया और इस सोल्यूशन का वही 25 ml लिया था पहले भी और अब भी, और इस बार आपने यहां पे क्या ऐड कर दिया, मिथाइल ऑरेंज। तो जैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हो तो मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में NaOH और Na2CO3 दोनों ही क्या करेंगे, 100% रिएक्ट करेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज की मैं लिख सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 should be equal to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl used। तो इसकी इक्विवेलेंट तो अब भी A, इसके कितने हो गए B, और A प्लस B। इस बार HCl कितना यूज किया है, 30 ml। थर्टी ml किया ना हमने, तो 30 ml NaOH यूज किया तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए इसके 30, क्योंकि नॉर्मेलिटी तो इसकी भी कितनी है, नॉर्मेलिटी 1/10 ही है ना, तो 3 हो गए इसके मिली इक्विवेलेंट्स। ये इक्वेशन बन गया सेकंड। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, A प्लस बी इक्वल टू 3 और A प्लस B/2 इक्वल टू 2.5। सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, A से A कैंसिल, B/2 इज इक्वल टू 0.5। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर B की वैल्यू 1 आ गई तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इन 25 ml कितने आए, 1, और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 इन 25 ml कितने आए, 2। ये बात इंपॉर्टेंट है, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिक्सचर के 1 लीटर में बताना है। अगर 25 ml में इतने मिली इक्विवेलेंट्स हैं तो पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, 10⁻³ 25 ml में 10⁻³ है, 1 ml में कितने होंगे, 10⁻³ / 25। तो इन 1 लीटर, सर आपने उल्टा लिखा है ना, उसका 1 और उसका 2 होगा। A की वैल्यू कितनी, अच्छा A की 2 आई है तो इसके 2 होंगे, तो इसको इंटू 2 भी कर दो, सॉरी ये बनाएगा। तो देखो 25 ml में इतने, तो 1 लीटर यानी 1000 ml में कितने होंगे, 10⁻³ इंटू 1000 यानी 4 इंटू 10⁻² इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। ये जरूर ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी में यहीं पे आंसर मत छोड़ देना। क्वेश्चन में पढ़ना पर लीटर पूछा है या फिर नहीं पूछा है। अगर पर लीटर पूछा है तो ये इसे कन्वर्ट करोगे, नहीं पूछा है तो जो आपका आंसर आ गया वो करेक्ट है। समझ में आता है। तो ये तो हुआ देखो NaH और Na2CO3 का केस। एक केस करते हैं जिसमें NaCO3 और हमने Na2CO3 को यूज किया। लिखो क्वेश्चन, राइट अ सोल्यूशन कंटेन्स Na2CO3 and NaHCO3. A solution contains Na2CO3 and NaHCO3. आगे लिखो 10 ml of this solution, 10 ml of this solution required 2.5 ml of 0.1 molar H2SO4, 2.5 ml of 0.1 molar H2SO4 using phenolphthalein indicator। ठीक है, आगे लिखो मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड, मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड and a further 2.5 ml and a further 2.5 ml of 0.2 molar H2SO4 and a further 2.5 ml of 0.2 molar H2SO4 was required. Calculate the amount of
Na2CO3 and NaHCO3 per liter of the mixture. Calculate the amount of Na2CO3 and NaHCO3 per liter of the mixture. देखो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहां पे कुछ डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में आपने एक ही सॉल्यूशन को दो बार मतलब दोनों बार शुरू से स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार पहले आपने फिनोफ्थलीन ऐड किया और फिर उसी सॉल्यूशन में क्या ऐड कर दिया आपने, मिथाइल ऑरेंज। तो देखो सॉल्व करते हैं। पहले बात करते हैं बाय यूजिंग फिनोफ्थलीन दैट इज HPH। ठीक है, मिक्सचर किसका है, NaHCO3 प्लस Na2CO3। तो फिनोफ्थलीन प्रिंस में ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये कितना रिएक्ट करेगा 50%। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट्स हाफ ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। बोलो लिख सकता हूं। तो मेरे पास मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 आ गए। H2SO4 कितना यूज किया मैंने 2.5 ml एंड 0.1 मोलर। तो 2.5 इंटू 0.1 इसकी मोलैरिटी, लेकिन हमें क्या यूज करनी होती है, नॉर्मेलिटी। H2SO4 का इनफैक्टर होगा 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इट वुड बी 0.5 मिली इक्विवेलेंट्स। सो हाफ इंटू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितने हो गए 0.5। तो यहां से मैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 निकाल सकता हूं 0.5 इंटू 2 दैट इज 1। बोला समझ में आता है। फिर अब इसी सॉल्यूशन में आपने दोबारा से नहीं लिया, इसी सॉल्यूशन में आपने फर्दर क्या ऐड कर दिया MeOH। तो जब MeOH ऐड किया तो इस सॉल्यूशन की कंडीशन देखते हैं। इसमें NaHCO3 तो पूरा का पूरा प्रेजेंट है, क्योंकि NaHCO3 ने फिनोफ्थलीन की प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं किया है, जबकि Na2CO3 कितना प्रेजेंट है 50%। ये तो 100% पड़ा हुआ है और ये 50% बच गया है। तो अब जो रिएक्शन होगी उसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट जो बच गए ऑफ Na2CO3 should be equal to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। इसके मिली इक्विवेलेंट्स तो मुझे नहीं पता, सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मुझे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 पता है कितने 1। तो 1/2 कितना हो गया 0.5। और इस बार आपने H2SO4 कितना यूज किया है 2.5 इंटू 0.2 मोलर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गए इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे ये 1। तो क्या यहां से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 आ गए, कितने 0.5। तो मुझे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 पता है, मुझे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 पता है, लेकिन ये कितने वॉल्यूम में है 10 ml में। आपको कितने वॉल्यूम में निकालने हैं 1 लीटर में। तो 1 लीटर में निकालने के लिए आपको इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करके 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी अल्टीमेटली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जाएंगे 50 मिली इक्विवेलेंट्स। दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻² इक्विवेलेंट्स। और अगर आपको मास निकालना है तो इक्विवेलेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो इक्विवेलेंट मास से, तो आपके पास Na2CO3 और NaHCO3 का मास आ जाएगा। वो काम आप कर सकते हो ना। तो NaHCO3 का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 84, क्योंकि उसका इनफैक्टर होगा 1, और Na2CO3 का हो जाएगा 106/2 दैट इज 53। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 84 से और उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 53 से, तो आपके पास इनके अमाउंट्स आ जाएंगे इन 1 लीटर ऑफ द मिक्सचर। समझ में आता है।
तो ये थी आपके पास डबल टाइट्रेशन। इनके ऊपर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, दो मिक्सचर होंगे जिनमें आप एसिड ऐड करोगे, अलग अलग इंडिकेटर यूज करोगे, तो डिपेंडिंग ऑन किस इंडिकेटर में कौन सी रिएक्शन होती है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। ये हमारी लास्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशंस हैं। दैट इज फिफ्थ, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। नाम से पता लग रहा है आयोडो आयोडी, मतलब यहां पे क्या यूज हो रही होगी, आयोडीन। क्या फर्क होता है आयोडो में और आयोडीमेट्रिक में? देखो आयोडोमेट्रिक में क्या होता है, आप एक सोल्यूशन लेते हो I- का, कोई भी आयोडाइड आयन का सोल्यूशन होता है और आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो जैसे इसकी रिएक्शन आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाओगे, ये I- को I2 में कन्वर्ट करेगा और यहां से I2 गैस क्या होगी, रिलीज। इस रिलीज्ड I2 गैस की रिएक्शन अगर आप हाइपो सोल्यूशन दैट इज Na2S2O3 से करवाओ, तो यहां पर ये S2O3 2- होगा, रिएक्शन हमने पढ़ी है, ये इसको I- में रिड्यूस कर देगा और खुद कहां चला जाएगा, S4O6 2- में। तो अगर प्रोसेस दो स्टेप्स में हो रहा है, पहले I- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करके I2 बना रहा है और ये लिबरेटेड I2 हाइपो से रिएक्ट कर रहा है, तो इस टाइट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। जबकि आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं, आप सिंपल आयोडीन की रिएक्शन डायरेक्टली किससे करवा दो, एक रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज हाइपो से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I- प्लस S4O6 2-। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। यानी इनके अंदर ये फर्स्ट स्टेप प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सब क्या है, सेम। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, आयोडीन का एन फैक्टर कितना होगा इस रिएक्शन में, 2, और सल्फर का एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे, यानी हाइपो का एन फैक्टर कितना होगा, 1। और इसके ऊपर बेस करके हम हमारी कैलकुलेशंस और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है आयोडोमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर। लिखो एक क्वेश्चन, राइट, 0.261 ग्राम ऑफ, लिखो 0.261 ग्राम ऑफ अ पायरोलुसाइड सैंपल। पायरोलुसाइड से हम मिल चुके हैं लास्ट क्लास। ऑफ अ पायरोलुसाइड सैंपल was heated with excess of HCl, was heated with excess of HCl, and the chlorine evolved, was passed in a solution of Ki, and the chlorine evolved was passed in a solution of Ki. Further likho, the liberated iodine required 90 ml of N/30, required 90 ml of N/30 hypo solution. Calculate the percentage of MnO2. Calculate the percentage of MnO2 in the sample. तो आपके पास इतना पायरोलुसाइड सैंपल है, यानी MnO2। इस MnO2 की रिएक्शन अगर आपने HCl से करवाई तो यहां पर कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस। फिर वो कह रहा है कि इस क्लोरीन गैस की रिएक्शन
के आई मतलब आई माइनस सोल्यूशन से करवाने पर क्या लिबरेट हो रही है, I2, और ये I2 की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, हाइपो सोल्यूशन से, यानी H2O3 2- से। और आपको इस हाइपो का कुछ अमाउंट दिया हुआ है, कितना, 90 ml N/30, यानी आपको हाइपो के इक्विवेलेंट्स पता है। बस हमारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट, अगर ये और ये रिएक्ट करके ये बना रहे हैं तो इसके और इसके इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, सेम। यानी मैं लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2। अगर Cl2 से I2 बन रही है तो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम, यानी दिस शुड बी इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। अगर I2 हाइपो से रिएक्ट कर रही है तो इसके और हाइपो के इक्विवेलेंट्स भी क्या होने चाहिए। इक्विवेलेंट कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो हमें जो पूछा है और जो दिया है उनको यूज करके हम हमारी कैलकुलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। तो बीच की दीवार हटा दो और दोनों भाइयों को मिला दो, इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 कितने होंगे, मास ऑफ MnO2 x अपॉन, जैसा हमने पहले भी जानते हैं MnO2 यहां +4 में है तो खुद किस में जाएगा Mn, +2 में, अपने लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट के अंदर। तो Mn का फैक्टर कितना आएगा, 2। Mn का मॉलिक्यूलर मास होता है 87, इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 87/2। ये तो होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2। दिस शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। हाइपो कितना दिया हुआ है, 90 ml, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दो इंटू 1/30। यहां से सॉल्व करके हम MnO2 का मास निकाल लेंगे। मास आ गया तो सैंपल के मास से डिवाइड करके हम MnO2 सैंपल की परसेंट प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यह हमेशा याद रखना, MnO2 जब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसका एन फैक्टर हमेशा 2 आएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये आपके पास आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 50 ml of an aqueous solution, 50 ml of an aqueous solution of H2O2 was treated with an excess of Ki solution, and the iodine liberated required 20 ml of 0.1 molar, required 20 ml of 0.1 molar hypo solution. Calculate the volume strength of H2O2 solution. Calculate the volume strength of H2O2 solution. तो देखो ये क्वेश्चन भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां पे हमने ऑक्सीजन एजेंट क्या यूज किया है, H2O2, तो ये I- से रिएक्ट करेगा, इसको भेज देगा I2 में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। फर्दर जो I2 निकली वो H2O3 2- से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, I- प्लस S4O6 2-। तो वही इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। तो H2O2 और हाइपो के इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, सेम। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो should be equal to equivalents of H2O2। चलो मुझे H2O2 का वॉल्यूम पता है 50 ml, ठीक है, तो इसकी नॉर्मेलिटी मान लेता हूं n, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए 50 into n। हाइपो के लिए मुझे दिया हुआ है कितना 20 ml एंड 0.1 मोलर। हाइपो की क्या दी हुई है, मोलैरिटी, लेकिन मुझे क्या यूज करनी होगी, नॉर्मेलिटी। जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं
यहां पे हाइपो का फैक्टर कितना आएगा 1, 2 से 2.5 जाएगा, 2 सल्फर एटम है तो 1 का चेंज आएगा ओवरऑल, तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होंगी सेम, तो ये हो गया इसके मिली इक्विवेलेंट, कितना आएगा 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2/50, दैट इज 0.04 आई थिंक, है ना, नॉर्मेलिटी आ गई 0.04। मुझे क्या निकालनी है इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी अपॉन 5.6, तो नॉर्मेलिटी कितनी है 0.04 डिवाइडेड बाय 5.6, तो आपके पास इस H2O2 सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ में आता है? तो बस यही होती है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ एक तरीका है जिसको नाम दे दिया गया है, बाकी फंडा वही है, दो चीजें अगर रिएक्ट कर रही हैं तो उनके इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए सेम। टाइट्रेशन सिर्फ नाम होता है, बेसिस वही इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। अगर आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना आता है, एंड फैक्टर ठीक से लगाना आता है, तो क्वेश्चन को कितना भी स्ट्रेच कर दो उसको आप ब्रेक कर करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आपका रेडॉक्स रिएक्शन और मोल 2 चैप्टर खत्म होता है। अब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और फिर हम डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं।